सो हेलो चैंपियंस। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, केमिस्ट्री क्या है, एक बहुत ही मिस्ट्री की तरह है। मैंने पहले भी बोला है कि केमिस्ट्री को अगर समझना है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज फुल्ली बेस्ड ऑन एक्सेप्शंस। और थोड़ा सा फन लर्निंग करते हैं। फन लर्निंग से इससे ये होगा कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये बताइए कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, जो क्या एक्सोथर्मिक एक्सपेरिमेंट था। क्या बता रहे, चूने को पानी में लेके डालना था और ट्राई करना था ये कि वो गर्म हो रहा है कि नहीं। तो क्या आप लोगों ने ट्राई किया? ट्राई कर लीजिए। ट्राई करेंगे तो क्लियर होगा चीजें कि डे टू डे लाइफ में भी हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन वहां पे भी रिएक्शन अकर हो रहा होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने इस क्लास में बोला था कि हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं दो चीज बता देता हूँ। दो तरह के मेथड होते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। पहले मैं हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बता दूंगा, शॉर्टकट मेथड भी ये पढ़ाने के बाद शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। उससे होगा क्या कि कोई भी कैसा भी इक्वेशन होगा, आप उसको तुरंत बैलेंस कर लोगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो कल मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, क्या बताया था कि जब जो कोई एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अनइवन हो जाए, मतलब रिएक्टेंट साइड में कुछ हो और प्रोडक्ट की साइड में कुछ हो, तो वहां पे क्या होता है? अनइवन हो जाता है नंबर ऑफ एटम्स। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही कहता है कि जो हमारा मैटर है वो क्या नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा। तो जितने रिएक्टेंट में एटम्स होंगे वो प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ये कंपलसरी है। तो अगर नहीं नहीं बैलेंस हो रहा होता है तो हम उसे बैलेंस कराते हैं, इसीलिए ये टर्म आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद बताया था। तो क्या है ये? इक्वेशन लिखी हुई। तो जब हम लोग शुरू में देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने थे। यहाँ रिएक्टेंट मान लीजिए, ये प्रोडक्ट मान लीजिए, तो यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी दो हैं। इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे दो हैं। यहाँ पे कितने हैं? देखिए H2O पे क्या है? कुछ भी नहीं, तो मतलब वन इनिशियल। तो क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन क्या है? इनबैलेंस है। ठीक है, इससे समझ में आ रहा है कि केमिकल इक्वेशन क्या है? रॉन्ग है। इसको राइट करने के लिए क्या मतलब, बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? आप ट्राई करिए, अगर हम इस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, इसको तो मतलब इसको क्या करना है? ये दो है तो ये दो करना है, तो दो करने के लिए क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई। तो अगर हम इधर टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरे प्रोडक्ट में टू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? H2 + O2। अगर हम पूरे प्रोडक्ट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O बाहर अगर करते हैं तो सब में जाता है। अब देखिए, नाउ कंडीशन देखते हैं, एक एक से ध्यान दीजिएगा। अभी फिर से देखते हैं क्या होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? अब देखिए इसमें कितने हैं? रिएक्टेंट में दो, प्रोडक्ट में टू टू जा फोर, प्रोडक्ट में फोर हो गए। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ? दो। और यहाँ पे कितना है? ये वाला ही यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता, तो अब कितने हो गए? टू। अब देखिए, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? इनबैलेंस हो जा रहा है। हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया। अब अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, देखिए ये प्रोडक्ट में क्या है? फोर है और रिएक्टेंट में क्या है? टू है। अगला हम रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को क्या करें? टू से मल्टीप्लाई कर दे तो शायद हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इंडिविजुअल है तो हम कर सकते हैं।
लेकिन हम कर रहे हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे? हमारा इक्वेशन क्या है? H2 है ना, तो हम 2H2 लिख देंगे। 2H2 प्लस O2 ऐसे ही रहेगा, तो 2H2O कर देते हैं। हमने क्या किया? हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए फाइनल कंडीशन देखते हैं। फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी? देखिए, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ कितना? टू टू जा फोर। प्रोडक्ट में क्या है? टू टू जा फोर। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? टू। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यार टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है टू। अब देखिए क्या हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? जो रिएक्टेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे किसी एलिमेंट के, वो प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के होने चाहिए। बिल्कुल हो रहा है। और ये प्रोडक्ट क्या हो गया? ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो जा रहा है। इसीलिए ये कह सकते हैं आप, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सीधे समझ आ गई। हम तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा इक्वेशन क्या हो जाए? बैलेंस ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हम लोग देखते हैं जैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं तो वो प्रोडक्टिव और मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनता है। जैसे एक नॉर्मल मैंने एक बस एक जनरल से बस ऐसे लिख दिया। एग्जाम्पल समझिए। जैसे अभी अभी हम लोगों ने किया ना कि 2H2 प्लस O2 टेंस टू 2H2O। एक इस तरह से लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 टेंस टू 2H2O। ये हो सकता है कि नहीं? अब देखिए इसमें और इसमें फिर क्या है? इसको देख के तुरंत बता देंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो गैस है, ऑक्सीजन है गैस है, लेकिन जो वाटर बन रहा है वो क्या है? लिक्विड है कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ? इक्वेशन देख के थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमें मिली। नॉर्मल इक्वेशन होती है और एक इक्वेशन जिसमें हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे पाते हैं जिससे और समझने में आसानी होती है। वही काम होता है क्या करना है, किसी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का। तो ध्यान दीजिएगा कि हम किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव तीन तरीके से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स का क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस सोल्यूशन जिसे कहते हैं। अब एक्वस सोल्यूशन, तुम सॉलिड लिक्विड गैस तो आप समझ रहे हैं कि ये तीन स्टेट्स आपने पढ़े हैं। लेकिन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसको हम लोग कोई भी हमारा सॉल्वेंट है जिसको हमें मिलाना है, उसको अगर वाटर के साथ अगर कोई भी सॉल्यूशन बनता है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर में जाएंगे, वाटर में डालते ही मिलाते हैं, तब वो जाके क्या बनता है? वो सोल्यूशन हो जाता है। जैसे कोई भी एसिड है, एसिड बहुत हार्ड होता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो डाइल्यूट करते कब है? जब हम उसको वाटर में मिला लेते हैं तो उसकी जो एसेंस होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो जो डाइल्यूट टर्म आ जाता है वो तुरंत उसको क्या बना देता है? वो सोल्यूशन बना देता है। सीधे समझ आ गया एक्वस क्यों होता है? एक्वस मतलब क्या है कि कोई भी सोल्यूशन जिसको हम वाटर की अवेलेबिलिटी में मिलाते हैं, वाटर की प्रेजेंस में मिलाते हैं, वो एक्वस सोल्यूशन होता है। तो चार तरह के टोटल स्टेट्स हो गए: सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ये हो गया फिजिकल स्टेट्स। अगर फिजिकल स्टेट्स हम किसी भी इक्वेशन में दे देंगे तो हमें क्या होगा? हमें एकदम डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सॉलिड है या ये लिक्विड है या ये गैस है या एक्वस सोल्यूशन। ठीक। फिर दूसरा आता है हीट चेंजेस। हीट चेंजेस का मतलब क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था दो तरह के चेंजेस होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मैंने क्या बताया था? क्या हो जब दो दो रिएक्टेंट्स मिले और जब प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट में बहुत ढेर सारी क्या हो? हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। क्योंकि बाहर निकल रही हो तो हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या है? किसी भी दो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बहुत सारी हीट एनर्जी क्या हो? वो रिएक्शन क्या हो? एब्जॉर्ब कर ले और सॉल्यूशन को ठंडा कर दे या टेम्परेचर गिरा दे। तो क्या होगा? वो क्या हो जाते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को शो कर दें तो क्या होगा? हम रिएक्शन अगर शो रहेगा तो तुरंत बता देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही है या तो हीट एनर्जी क्या हो रही है? राइज इन टेम्परेचर होने के कारण बहुत सारी क्या हो रही है? निकल रही है। ठीक है। तो पहला हो गया फिजिकल स्टेट्स, दूसरा हो गया हीट एनर्जी, हीट चेंजेस। और तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कंडीशंस।
कंडीशन क्या होगा कि जैसे कोई दो रिएक्शंस है, किस कंडीशन में उस जो रिएक्टेंट्स है वो मिलते हैं, अगर वो भी शो कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई भी दो रिएक्टेंट है, उसको हम लोग किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे अगर हीट कराएंगे, और वो सर्टेन टेम्परेचर भी अगर हम उसमें लिख दें, तो क्या होगा, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो रिएक्टेंट है वो इस टेम्परेचर पे ही रिएक्ट होने के बाद क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और एक प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आई मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूँ? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए कि ये आपके पास दो दो क्या है, रिएक्टेंट्स है, एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम इसे 3000 डिग्री सेल्सियस पे जब इसे बर्न कराते हैं या हीट कराते हैं, तभी ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट लिख दें ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट प्लस ये रिएक्टेंट टेंस टू ये प्रोडक्ट, तो हो सकता है कि कोई टेम्परेचर 3000 सेल्सियस से कम भी ले सकता है। लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन में ये मेंशन कर दें कि दिस प्लस दिस टेंस टू, ऊपर अगर टेंस टू के ऊपर हम मान ले 3000 डिग्री सेल्सियस, तुरंत कोई भी पढ़ने वाला बंदा ये बता देगा कि 3000 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करा रहे हैं, तब ये दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये क्या होता है, ये कंडीशंस होते हैं। तो तीन चीजों पे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं: फिजिकल स्टेट, हीट चेंजेस और कंडीशन। तो एक एक को मैं थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि किसको क्या कहते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ देखिए, अगर हम लोग टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट इक्वेशन, मतलब क्या है, अगर फिजिकल स्टेट्स के बारे में अगर हमें बताना है तो क्या क्या है। देखो फिजिकल स्टेट्स क्या है, सॉलिड, अगर सॉलिड स्टेट होता है तो उसका सिंबल क्या होगा, एस। ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट का सिंबल एस। लिक्विड स्टेट का सिंबल क्या है, एल। मतलब कोई अगर लिक्विड आप ले रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में लिक्विड बन रहा है, तो उसको किससे इंडिकेट करेंगे, एल से। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन मेड इन वाटर, अगर वाटर के साथ कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, मैंने बताया था। उसको किससे इंडिकेट करते हैं, AQ से। और गैस, गैस क्या जानते ही हैं, गैस को किससे करते हैं, विद द सिंबल जी, उसको जी से करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि फिजिकल स्टेट क्या, चार स्टेट्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या, जैसे जिंक एक मेटल है, जिसका हम लोग अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व हो रही होती है। यही होता है। इससे को क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है। ये हो गया जिंक मेटल, ये क्या है, सॉलिड है। मेटल तो सॉलिड ही होता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सॉलिड हो गया। ये मैंने क्या बोला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सा हम चीजें, ये क्या है, ये तो मेटल है, ये सॉलिड हो गया। डाइल्यूट में मैंने क्या बोला था, डाइल्यूट मतलब वाटर के साथ मिल रहा है, तो वो क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन हो जाता है। वो हमारा हो गया एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो जब वो एक्वस सोल्यूशन होगा तो जिंक सल्फेट जो होगा वो भी एक जिंक सल्फेट सोल्यूशन होता है, वो भी क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठीक, अगर हम इसको और तरीके से लिखें, तो डेडन को अगर हम लोग एस लिख दें ऐसे, तो जिंक सॉलिड हो गया। और H2SO4 को ऐसे क्या लिख दें, एक्वस लिख दें। और ZnSO4, ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उसके कंपैरिजन में इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई। कोई भी देखेगा तुरंत बता देगा जिंक जो है वो सॉलिड है, मेटल है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो सोल्यूशन है। और जिंक सल्फेट क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। हाइड्रोजन क्या है, गैस। एक तो तुरंत बता देगा, बिल्कुल बता देगा। इससे क्या हुई, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी, चलिए बढ़ गई। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, वाटर। अब ध्यान दीजिएगा,
एक टर्म आता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? मैंने प्रेसिपिटेट पुराने समय में समझाया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म। मैंने वो हमेशा से बताया हुआ, प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब कोई दो लिक्विड में क्या होता है, जब क्या हो, नॉर्मल से प्रेसिपिटेटिव फॉर्म में आ जाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड नीचे जाके बैठ जाते हैं। जब नीचे बैठ जाते हैं या तो क्या होगा, वो सॉलिड पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी इसी रिएक्शन से देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं? स्लेग लाइन। स्लेग लाइन होना मतलब ये पहले ही वाटर से क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो ये वाटर के साथ का सोल्यूशन, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन। हम इसको ढंग से अगर लिखे तो यहाँ देखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ मिला हुआ है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, गैस है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट में निकलता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसको सॉलिड लिखेंगे। या व्हाइट पीपीटी। प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इधर। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को कैसे लिखते हैं, पीपीटी। किससे लिखते हैं, पीपीटी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये सॉलिड होता है। प्रेसिपिटेट हो गया। और H2O, H2O क्या है, लिक्विड है, वाटर। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक एक्वस सोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूशन है। वो जब वो दोनों रिएक्ट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जो कि सॉलिड है। और लिक्विड बनता है जो कि वाटर। क्लियर है? और क्या हुआ, फिजिकल स्टेट से हमें क्या पता चल जाएंगी कि क्या क्या चीजें कौन सी स्टेट में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। फिजिकल स्टेट क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था, हीट एनर्जी। हीट हीट चेंजेस जो होते हैं, हीट चेंजेस का मैंने दो बताया था, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक एक को देखते हैं। पहले एक्सोथर्मिक देखते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही हो, बहुत सारी निकल रही है। क्या, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन में करते क्या है, इसको किस 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 से बताते हैं। इसका सिंबल होता है प्लस हीट, या प्लस हीट एनर्जी, या प्लस एनर्जी। तीनों में से किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और ये इंडिकेट कहाँ होता है, प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि हमारा जब रिएक्टेंट रिएक्ट होता है और जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसमें जाके क्या होता है, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होती है, निकलती रहती है कि नहीं? मैंने बताया भी था। क्या होता है कि जब हमारा रिएक्टेंट जो है वो मिलता है, तो वो क्या करता है, जब वो कंबाइन होता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें बहुत सारी हीट क्या होती है, निकल रही होती है। और जो निकल रही हीट होती है वो कहाँ हो रही होती है, प्रोडक्ट की साइड। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है, जो ये चीज है इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, एट दी साइड ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साइड इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की साइड लिखते हैं इसे। एक्सोथर्मिक जितने भी रिएक्शन होंगे, उस रिएक्शन को जब दिखाएंगे तो वो लिखेंगे कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड। ठीक, बस कोई एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, लेते कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस अलॉट ऑफ हीट निकल रही है। तो क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन क्या है, कार्बन सॉलिड कंपाउंड है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। अब देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बहुत ढेर सारी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। तो वो हीट एनर्जी को हमने कहा था, ये है प्रोडक्ट साइड। क्या है, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। और ये क्या है, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो क्या कर रहे हैं, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो क्या हो रही है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। इसलिए वो प्रोडक्ट साइड में हीट हमने प्लस में लिखे। हीट भी लिख सकते हैं, प्लस हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, प्लस एनर्जी भी लिख सकते हैं, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों सही है। ठीक, तो देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या है, देखिए यहीं से देखिए, क्या है, मीथेन। मीथेन क्या है, गैस है।
मीथेन क्या है? नेचुरल गैस है, उसको हम लोग ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन क्या है? एयर। एयर में ऑक्सीजन रहता है ना, तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करा रहे होते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी निकल रही होती है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ढेर सारी क्या होती है? हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप तुरंत देख के बता सकते हो कि ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देख क्या बता लोगे? अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी या प्लस एनर्जी लिखा होगा तो तुरंत क्या बताओगे कि ये ऐसा रिएक्शन, इससे बहुत सारी हीट एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है। क्लियर है? चलिए एक चीज और देखते हैं कि जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, जितनी भी नेचुरल गैस को हम लोग बर्न करते हैं वो क्या होता है? वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है, क्योंकि जो आपके नेचुरल गैसेस है वो क्या होते हैं? एक कंबशन रिएक्शन। नेचुरल गैस क्या है? कंबशन रिएक्शन होता है। कंबशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है? उसमें हीट एनर्जी क्या हो रही होती है? बाहर निकल रही होती है। ठीक, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होंगे। ठीक, एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा एक पॉइंट ये होता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जो फूड जो हम डाइजेशन ऑफ फूड है, तो डाइजेशन ऑफ फूड में होता क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड भी एक क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों? अभी ध्यान दीजिएगा, हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम को अगर मैं बताऊं तो जो हम लोग फूड खाते हैं, फूड क्या होता है? स्मॉलर सब्सटेंस में जो बिग सब्सटेंस, जैसे मानिए रोटी चपाती है कुछ भी आप जो खा रहे हो, तो जब खाते हो तो खाने के बाद क्या होता है? बिग सब्सटेंस क्या होते हैं? स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है किसमें? स्मॉल स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज क्या होता है? जो हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं, वो ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है उससे, तो वो किसके फॉर्म में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर वो बनता है, और लॉट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तभी जो हमारा बॉडी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाता है। इसलिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तब हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है? बढ़ता घटता नहीं है, मेंटेन रहता है, बिकॉज ऑफ दिस डाइजेशन ऑफ फूड के कारण, इसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं उसके कारण। क्या मैं समझा रहा हूँ? थोड़ा सा मेरा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप कोई भी चीज खाते हो, तो खाते हो यूजुअली आप क्या खाते हो? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही खाते हो। ब्रेड हो गया, या चपाती हो गई, या आप कह सकते हो पोटैटो हो गया, राइस हो गया, कुछ भी हो गया। तो उसमें क्या होगा? जब आप खाते हो तो आप क्या करते हो? जो स्टार्च होते हैं वो जब वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें? स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखिएगा, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स स्मॉल substance called ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। अब ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज C6H12O6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अगर इसे बैलेंस कर दो तो 6CO2 6, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि जो ग्लूकोज है ये किससे कर रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल्स। जितने हमारे बॉडी में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं ना। सेल्स में ऑक्सीजन क्या होता है? आ, आ, उसी के ऑक्सीजन से क्या करता है? ये जो हमारा फूड है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होता है, वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट होने के बाद क्या होती है? हीट एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस हो रही होती है। वो हीट एनर्जी क्या होता है? हमारा बॉडी क्या करता है उसे? बॉडी क्या करता है? वो जो प्रोड्यूस हुई हीट एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के हीट टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? चलिए, तो ये हो गया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जहां पे हीट एनर्जी निकल रही है। अब अगर मान लीजिए हम बात करें, इसकी बात करें एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मैंने क्या बताया था? एंडोथर्मिक वो सारे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो? एब्जॉर्ब हो। यहाँ पे रिएक्शन की जितनी भी हीट एनर्जी है वो क्या हो जाए?
सारी सोख ले, वो फॉल इन टेम्परेचर हो जाए ना। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ना, फॉल। उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मी में क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दे किसी रिएक्शन पे, गर्म होने लगे ना। और इसमें क्या हो जाए, ठंडा होने लगे, तो फॉल इन टेम्परेचर। फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम एक एग्जांपल से देखें, एग्जांपल क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल से देखते हैं एंडोथर्मी को। एक नाइट्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, इन दिस फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, हीट एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है। क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे भी चीज वही रहती है, यहाँ प्लस हीट, प्लस हीट एनर्जी या प्लस एनर्जी लिखते हैं वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है उससे, ये कहाँ पे लिखते हैं, ये लिखेंगे रिएक्टेंट साइड। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड। वो कहाँ लिखते थे, प्रोडक्ट साइड पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या करता है, जैसे ही उन दोनों को हम मिलाते हैं, रिएक्टेंट तुरंत क्या करने लगता है, तुरंत हीट एनर्जी को क्या करने लगता है, सोखने लगता है। सोख सोख के पूरा क्या कर देता है, टेम्परेचर क्या कर देता है, उस रिएक्शन का ठंडा कर देता है, फॉल इन टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं। उधर क्या करते थे, जब हम लोग मिलाते थे तो क्या होता था, रिएक्टेंट का क्या करना, प्रोडक्ट जैसे ही बन रहा होता था तो वो क्या हो जाता था, वो ढेर सारी एनर्जी, हीट एनर्जी क्या हो रही होती थी, बाहर निकल रही होती थी। इसलिए हम उसे प्रोडक्ट साइड पे लिखते थे। इसे कहाँ लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं। इसका हमने देखिए कहाँ लिखा, जो नाइट्रोजन है उसको हम लोग ऑक्सीजन से मिला रहे हैं, तो हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक, इससे आप तुरंत बता सकते हो क्या है, क्या है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसे कंप्लीट करने के लिए क्या है, नाइट्रोजन एक गैस है, इसको गैस लिख सकते हैं, ऑक्सीजन एक गैस है, इसको गैस लिख सकते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी क्या हो जाएगा, ये गैस। क्लियर है, इसके फिजिकल स्टेट को हमने बता दिया, और इसके ये भी बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट चेंज क्या हो रहा है। दोनों चीजें बता दी, बता दी कि नहीं बता दी। चलिए, अब अगर इसे आप देखो तो आप तुरंत देख के बता सकते हो, क्या बता सकते हो, तुरंत देख के ये बता सकते हो कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है, अगर हम उसको कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करें तो क्या होगा, वो हीट एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा। एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, सीधी समझ आ गई। तो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, बहुत ढेर सारी हीट एनर्जी क्या करने लगे, अपने आप एब्जॉर्ब करने लगे। एब्जॉर्ब करा तो किस में ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़े। ठीक, एक एक टर्म आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोग बायो में पढ़ा होगा, जिससे क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच प्लांट व्हाट मेक देयर फूड। प्लांट अपने फूड जिससे प्लांट ग्रो होते हैं, तो वो बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी एक क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाउ, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक सनरेज है। सनरेज क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, प्लांट पे पड़ रही है, पड़ती है। इसी सन रेज के थ्रू क्या हो रहा है, सनलाइट जो है वो जब प्लांट पे पड़ती है तभी वो सूट अपना बना पाता है। तो वो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी जो हीट पड़ रहा है उसको क्या कर रहा है, सोख रहा है। सोखने के कारण क्या हो जाएगा, अपने आप ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। चीज क्लियर, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, किसी वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करना मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर उसे तोड़ना होगा, तो वो भी क्या, वहां पे भी क्या होता है, उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो क्या होता है, यदि वाटर है क्या करने लगता है, एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, बहुत ही देखिए, ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, थोड़ा सा समझना होगा कॉन्सेप्ट को। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो चीजें आपको एकदम आसानी से समझ में आने लगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर टर्म आता है, ये हमारा दूसरा हो गया। दूसरा क्या था, हीट चेंज। अगर हीट चेंजेस हो रहे हैं तो उसको भी हम लोग शो करेंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केमिकल इक्वेशन है, वहां पे क्या हो रहा है, हीट चेंजेस हो रहे हैं। तीसरा मैंने क्या बताया था, कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होती हैं, जब हम अगर मेंशन कर दें तो क्या हो जाएगा, अब पता चल जाएगा कि किस कंडीशन पे वो हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक, देखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझने से पहले छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। क्या है, एक टर्म आता है आपका कैटलिस्ट। शायद आपने सुना भी होगा और शायद नहीं भी सुना होगा। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, पहले ध्यान से समझिए। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस which what which increases the speed of a chemical reaction और lowers the temperature। किसी किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को या तो लोअर कर दे या उस टेम्परेचर की स्पीड को उस रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, बढ़ा दे। बढ़ाने से, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक सब्सटेंस ही है जिसे हम लोग किसी दो रिएक्शन के साथ मिलाते हैं। लेकिन अगर वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा तो उसका असर, वो क्या करता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो सिर्फ क्या करता है, उस रिएक्शन के रिएक्ट करने के टाइमिंग को बढ़ा देता है या उस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसको घटा देता है। तो वो क्या है, एक कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का अगर हम लोग डेफिनेशन से बदले, अ सब्सटेंस which increases the speed of reaction or lowers the temperature of reaction without itself involving in the reaction। वो तो बिना इन्वॉल्व हुए उस रिएक्शन में उस कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो उसका काम ही बस ये कि उसकी स्पीड को, मतलब रिएक्ट करने के उस क्षमता को और बढ़ा देना। ये बहुत जरूरी है। कैटलिस्ट अभी आगे आप पढ़ेंगे, टेक्निकल टर्म है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, बहुत जरूरी हो जाते हैं कभी भी किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्शन को अकर कराने के लिए। नहीं तो बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। कैटलिस्ट डालते ही वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और रिएक्शन बहुत रैपिड हो जाता है। ठीक? ये तो हो गया कैटलिस्ट। टेक्निकल टर्म है, आगे भी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम लोग किस सिंबल से शो करते हैं, हीट एनर्जी मतलब किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए अगर कोई एनर्जी बाहर से हीट देना पड़े तो उसको करते हैं ट्राइंगल से। ठीक है, तो ये दिखाते हैं कि अब उसमें क्या रिएक्शन को क्या करना पड़ा, हमें अलग से हीट एनर्जी देनी पड़ी, तब वो रिएक्ट हुआ। ठीक, तो उसको हम लोग ट्राइंगल से शो करते हैं, ये उसका सिंबल है। सिंबल। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, क्या एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जांपल यहाँ दिया पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड में देखिए ये MnO2 है ना। MnO2 क्या है, MnO2 क्या है, यहाँ पे MnO2 क्या है, कैटलिस्ट। इसका प्रभाव MnO2 का इस रिएक्शन पर नहीं पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, इसको ब्रेक करने में, ब्रेक डाउन करने में क्या हो रहा है, बढ़ा दे रहा है, बस इसकी ब्रेकिंग को बढ़ा दे रहा है। लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट देखिएगा, देखिए आप कहीं भी एम एन आ रहा है क्या, यहाँ पे कहीं भी MN है, यहाँ पे है नहीं, मतलब इसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ स्पीड अप करता है प्रोसेस को। ठीक, और देखिए ऊपर क्या है, एक ट्रायंगल, मतलब हीट एनर्जी, उसको हीट करना पड़ रहा है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट कर रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन। यहाँ तक चीज समझ आ गई। तो जो ऊपर हीट है और नीचे कैटलिस्ट लिख रही है, उसकी क्या है, फिजिकल कंडीशंस को बता रहा है कि इनकी प्रेजेंस में ही क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड जो है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है। वो उसका हो गया फिजिकल कंडीशन। अगर हम लोग फिजिकल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन लिखते कहाँ है, हमेशा एरो पे, जो एरो है उस एरो पे, जो हम लोग ऐसे एरो देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है, इसी एरो पे क्या लिखते हैं, फिजिकल कंडीशन लिखते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। जैसे कभी कभी होता है किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी चाहिए होती है, हमें बाहर से देना होता है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। तो यही ऊपर ट्रायंगल बस बना देंगे, तुरंत कोई भी पढ़ने वाला समझ जाएगा क्या है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अलग से हीट एनर्जी दी जा रही है। ठीक, फिर एक टर्म आता है, मान लो, मान लीजिए कि अगर हमें कोई टेम्परेचर फिक्स बताना है कि इस टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हो रहा है, इस एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक, तो इस कैटलिस्ट के थ्रू ब्रेक डाउन वो कैसे शो करता है, ध्यान दीजिए। उसी का एक एग्जांपल है, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिथेनॉल। अभी आप आगे पढ़ोगे भी
तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जिसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ जब मिलाते हैं एट क्या 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 3000 डिग्री सेल्सियस पे। और विद कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे, जिंक, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड क्या है, इसके क्या है, कैटलिस्ट है। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तब जाके हमारा मिथेनॉल बनता है, मिथाइल अल्कोहल जिसे हम लोग कहते हैं। समझ में आया? क्या होता है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, तब जाके और 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 3000 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराने के बाद वो मिथेनॉल बनता है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक, तो अगर हम ये चीजें मेंशन करते हैं तभी हमें पता चलेगा ना कि इसके प्रेजेंस के थ्रू ही, यही जो हमारी कंडीशन है, इसी कंडीशन को रखने के बाद ही ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है। समझ में आया क्या समझा रहे हैं? ठीक, तो आप इससे ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केमिकल इक्वेशन हो रही है जिसकी कंडीशन ये है। ठीक, एक और चीज, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट, सनलाइट क्या होती है हमारी, सनलाइट मिलती है हाँ, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में होती है। ठीक है, सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट की कॉम्बिनेशन से क्या होता है, क्या होता है, प्लांट अपना सूट बनाते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे, एक कंडीशन है ना, तो सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो ये दोनों क्या होंगे, ये हम डैश पे सनलाइट और क्लोरोफिल लिखेंगे, तब वो क्या होगा, काम करेगा। वही इसका देखिए एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट, तब जाके वो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। समझ गए? ग्लूकोज ही तो उनका क्या है, न्यूट्रिएंट्स पार्ट है जिससे वो लेते हैं और ग्रो करते हैं, फूड है ना। तो ये कैसे बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन दोनों के प्रेजेंस में ये उसके लिए क्या है, कंडीशन, फिक्स कंडीशन है, ये रहेगी तो हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इससे अब आप एकदम क्लियर हो जाएंगे तीनों चीजों से, क्या, फिजिकल स्टेट बताने से, दूसरा हीट चेंजेस बताने से, तीसरा कंडीशन बताने से, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल इक्वेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक, तो इतना आज के लिए काफी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अगली क्लास में मैं बताऊंगा कैसे किसी भी रिएक्शन को, कोई रिएक्शन आपके पास अगर दिया है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, इनबैलेंस केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस करने का तरीका क्या है, वो जो मैंने बताया था, हीट एंड ट्रायल मेथड, और जो एक मैं ट्रिक बताऊंगा वो, दोनों को मैं डिटेल में अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे में पढ़िए, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।